तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। ये वीडियो उनके लिए है जो जेटेट या सीटेट का तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि मुझे एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या फिर जो स्टेट का होता है जेसीईआरटी, जैसे हमारे झारखंड का है तो जेसीईआरटी पढ़ना है, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में हमने क्या किया है कि जितना भी जो मुख्य बिंदु है जो मुझे लगा कि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उसको हमने जो है एक एक करके लाइनिंग बाय लाइनिंग उसको एक साथ करने का प्रयास किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले एक क्लास मैंने ले लिया है चैप्टर 4 का कृषि, ये पहला चैप्टर है, ठीक है, यूट्यूब पे पहला चैप्टर है। तो अध्याय 1 है संसाधन। संसाधन क्या है? हमारे चारों ओर नज़र आने वाली वस्तुएं जो हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है संसाधन कहलाती है। उदाहरण पानी, साबुन, रिक्शा, पाठ्य पुस्तक, हरी सब्जियां, अनाज इत्यादि। इसके अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता है जो हमारे दैनिक जीवन में जिसका यूज होता है या फिर हम किसी भी परिस्थिति में उसका यूज करते हैं, तो वो एक संसाधन के रूप में कह सकते हैं। इनफैक्ट हम खुद मनुष्य जो है एक संसाधन है और मनुष्य जो है अपने समाज के लिए बहुत कुछ करता है। कहने का मतलब जो है संसाधन एक ऐसा है जो एक दूसरे के पूरक के रूप में भी हम इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे हम मानव हम अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं या फिर सोसाइटी में मान लीजिए कोई डॉक्टर बन गया तो सोसाइटी में उसका योगदान क्या हुआ? सेवा करना। कोई इंजीनियर बन गया, उसको भी क्या है? उसको सेवा करना। कोई फौजी बन गया। मतलब ये है कि हम मानव संसाधन का भी यूज बहुत अलग अलग तरीके से समाज और देश के लिए होता है। तो मानव भी एक संसाधन का स्वरूप है। अब देखते हैं कि संसाधन जो शब्द है वो कहाँ से आया। अंग्रेजी के रिसोर्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यह दो शब्दों री अर्थात पुनः और सोर्स अर्थात साधन के मिलने से बना है, यानी रिसोर्स। इसमें दो टर्म्स है, री मतलब पुनः, अगेन एंड अगेन शीघ्रता से, ठीक है, और सोर्स मतलब जो है साधन। तो जो पुनः साधन के रूप में मिलने लगे या उपलब्ध हो उसको हम लोग बोलते हैं संसाधन। इसका ये अर्थ है। आगे बढ़ते हैं। कोई भी वस्तु संसाधन बनती है जब उसका कोई मूल्य होता है। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। इसका प्रयोग या उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करता है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। संसाधनों के आर्थिक मूल्यों में अंतर होता है। जैसे धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है जबकि एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। देखिए इस पॉइंट में हमने इस पॉइंट को इसलिए कैप्चर किया क्योंकि इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। इसमें एक चीज़ बोल रहा है कि हम उन्हीं संसाधनों को ज़्यादा महत्व देते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में मूल्यवान होती है। मूल्यवान चीज़ें जैसे अगर मान लीजिए हम जवाहरात की बात करें, ठीक है, तो सोना थोड़ा कॉस्टली है तो उसका वैल्यू जो है एक कॉस्टली रिसोर्सेज के रूप में होता है, ठीक है। और कोई चीज़ सस्ती होगी तो उसका वैल्यू भी कम होगा। मतलब हम जो है यहाँ समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु का आकलन जो है उसके मूल्य और महत्व के आधार पर हम लोग करते हैं। इसमें यह भी समझाने का प्रयास किया है कि मान लीजिए सोना का तो मूल्य है, लेकिन कोई हम अच्छा जगह देख लिए, पहाड़ पर्वत झरना देख लिए, तो उसका कोई मूल्य है नहीं है। वो एक क्षणभंगुर है कि हम अपनी आँखों से देखें फिर वो ओझल हो गया या फिर वहाँ से हम लोग निकल गए, तो उसका कोई मूल्य नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि भाई ये इम्पोर्टेंट मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं बोल सकते, बस ये कॉन्सेप्ट बेसिस पे समझ सकते हैं कि भाई कैसे ये इम्पोर्टेंट है। जैसे दादी माँ के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट यानी विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार करने के पश्चात मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। जैसे हम लोग गाँव घर में देखते होंगे या फिर शहर में भी कोई ऐसे नुस्खे होते हैं, जैसे किसी का फीवर आ गया, कोई माथा दर्द से पीड़ित है, किसी का पेट में स्टोन हो गया, तो कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं मतलब घरेलू में घर में तैयार किया जाता है वो मेडिसिन या औषधि जो है उसको खाने से, रेगुलर खाने से उसका
जो रोग है, जो स्टोन वाला पेन है, उससे छुटकारा मिलता है। तो इसको बोलते हैं दादी माँ के नुस्खे, जो हम लोग अपने घर में ही उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो उसका पेटेंट मतलब अगर जो उस चीज़ की जानकारी रखता है, जैसे मैं अगर मेरे अंदर वो जानकारी है कि मैं किसी का दर्द जड़ी बूटी मेडिसिन, जड़ी बूटी मतलब क्या, जो गांव घर में जो आसानी से हमारे किचन में अवेलेबल हो सकता है, उसके सामान से अगर मैं उसके पेट दर्द को या माथा दर्द को ठीक कर दिया, तो मेरा जो है उस पर अपना पेटेंट, अपना अधिकार हो गया कि वो चीज़ सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता है। उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, हम अपना शॉप ओपन कर सकते हैं, दुकान, और उस दुकान से जो है बेच सकते हैं अपना मेडिसिन, जो अब हम अपना खुद से बनाए हैं। ठीक है, तो ये भी एक मूल्यवान हो सकते हैं, लेकिन कब मूल्यवान हो सकते हैं कि भाई जब उस चीज़ को हम लोग वाणिज्यिक उपयोग में लाएंगे तब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट है हमारा, क्या संसाधन एक सिर्फ प्राकृतिक उपहार है? हाँ, ये मेरा सवाल है आप लोगों से, क्या जो संसाधन की, जो रिसोर्सेज की बात करते हैं, क्या ओनली सिर्फ प्रकृति में एक उपहार के स्वरूप में दिया गया है हमें, या फिर संसाधन को हम खुद से निर्मित कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा, हम संसाधनों को खुद से भी निर्माण करते हैं और प्रकृति ने भी हमें दिया है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं कि लोहा जो है प्रकृति ने क्या शुद्ध रूप में दिया? नहीं दिया। लोहा जो है मिट्टी के अंश के रूप में दिया। हमने क्या किया, उस मिट्टी को बड़े बड़े फैक्ट्रियों में लेके गए, फिर वहाँ टेम्परेचर, मतलब जिसमें लोहा गलता है उस टेम्परेचर में लेके गए उस ऐश को, फिर वहाँ से हम शुद्ध करके लोहा अलग कर दिए, जो उसका कचरा था वो अलग कर दिए, तो वहाँ से मुझे लोहा प्राप्त हुआ। कहने का मतलब है कि लोहा जो बना वो प्रकृति ने नहीं बनाया, शुद्ध रूप में नहीं बनाया, वो तो ऐसे बहुत कचरा या फिर उसमें बहुत सारा मिक्सअप था, बहुत सारा मिनरल्स मिक्स था, फिर उसको हम अलग करके लोहा को अलग निकाल दिए। तो इसको बोल सकते हैं भाई कि संसाधन जो है सिर्फ प्राकृतिक अवेलेबल नहीं है, मनुष्य ने भी निर्माण किया है। जैसे सोना हो गया, कॉपर हो गया, इस्पात निर्माण हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है भाई, ये मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वहम था कि नहीं संसाधन सिर्फ प्राकृतिक ही हो सकता है, तो वो गलत वहम था, क्योंकि संसाधन मानव निर्मित भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, ये शब्द जो है सुनने में बहुत आसान लगता है और समझ भी लेता है बहुत कोई, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना वो बड़ी बात हो जाती है। तो आइए देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन है। किसी कौशल को करने या वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम कुछ काम कर रहे हैं या कुछ ऐसा चीज़ बना रहे हैं जिसमें हम अपना बुद्धि लगा के, अपना बुद्धि का प्रयोग करके अगर उसको सक्सेसफुल कर दिए, तो वही हमारा क्या हो गया, टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग नवाचार भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब ये किसी का कॉपी नहीं होता, बस हम लोग क्या करते हैं, बार बार उसको यूज करके, मतलब प्रैक्टिकल करके हम लोग सीखते हैं। आए दिन यूट्यूब पे देखे होंगे, बहुत कोई ऐसा है जो अपना हुनर को घर से दिखाता है। ठीक है, वो कहीं से सीखता नहीं है, किसी का कॉपी नहीं करता, बस वो अपना दिमाग यूज करके उस चीज़ को तैयार करता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रौद्योगिकी। कितना अच्छे ढंग से, इसमें छोटा सा है लेकिन इसमें पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, अनुप्रयोग मतलब उसका यूज़, नई जो वो नया ज्ञान है उसको वो कैसे यूज करता है, वही प्रौद्योगिकी है, वही टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अभी तो टेक्नोलॉजी का ज़माना चल रहा है। जैसे हम अपना स्मार्टफोन में, अभी आप भी यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं और हम भी मोबाइल की सहायता से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संसाधन के प्रकार, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन, साथ ही साथ मानव संसाधन। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट हमने क्यों किया, इसका भी रीज़न है। प्राकृतिक संसाधन तो हो गया, ठीक है, मान लिए, उसके बाद मानव संसाधन हो गया, ये भी मान लिए। जो दूसरा बीच में है मानव निर्मित संसाधन, जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया कि जो इस्पात है वो मानव निर्मित संसाधन है, ना कि मानव संसाधन है। मानव तो खुद में एक संसाधन है। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला हमारा है कि अब तो इसको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि क्या है भाई प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन का डेफिनेशन देखिए, जो प्रकृति ने हमें खुले तौर पर दिया, जिसका हम यूज कर सकते हैं स्वतंत्रतापूर्वक, वही प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। उत्पत्ति के आधार पर अजैव संसाधन और जैव संसाधन, ठीक है। अब जैसे उत्पत्ति, जैसे प्रकृति ने हमारी पृथ्वी को, जो जिसमें हम लोग रहते हैं, जो ऊपरी भाग में, तो प्रकृति ने हमें कैसे दिया ना, हमको जो प्रकृति ने दिया, कोई चीज़ निर्जीव है और कोई चीज़ सजीव है। सजीव में हम लोग आते हैं, निर्जीव में कोई पत्थर हो गया, टेबल, कुर्सी, सूखी लकड़ियाँ, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गया, ये उत्पत्ति के आधार पर हम लोग प्राकृतिक संसाधन को बांट सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अब आगे है भाई विकास और उपयोग के आधार पर वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। विकास और उपयोग कहने का मतलब कि कोई टेक्नोलॉजी जिसका यूज अभी हो रहा है और उसको भी हम अभी दैनिक जीवन में यूज कर रहे हैं, तो वो विकास हो गया। और एक संभाव्य संसाधन मतलब जिसका विकास नहीं हुआ है, लेकिन हाँ उसके बारे में भविष्य में यूज हो सकता है, तो उसको संभाव्य संसाधन कहते हैं, ठीक है। वर्ड में ही लग रहा है, संभाव्य मतलब संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि इन फ्यूचर जो है उसके बारे में हम लोग कुछ कर सकते हैं, कुछ नया टेक्नोलॉजी अगर आ जाए, कोई ऐसे वैज्ञानिक मिल जाए जो उस संसाधन का इस्तेमाल करना सीख जाए, तो फिर हम लोग उसको उस कैटेगरी में रखेंगे कि ये संभाव्य संसाधन है। उसके बाद है उपयोग के आधार पर नवीकरण, अनवीकरण और चक्रीय संसाधन। जैसे यूज करते हैं, नवीकरण में तो जो रिन्यूएबल है, जिसको हम लोग यूज किए हैं फिर से वो दोबारा हो गया, यूज किए हैं फिर से वो दोबारा हो गया, उसको नवीकरणीय बोल सकते हैं। जो अनवीकरणीय है, जिसको हम सिर्फ यूज किए फिर वो ख़त्म हो गया, फिर वो हमको नहीं मिलेगा, या फिर वो करोड़ों साल बाद मिलेगा जब मनुष्य ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आजकल मनुष्य भी ज़्यादा दिन तक बचते नहीं हैं। तो जो अनवीकरणीय है वो किस में आएगा, अनवीकरणीय का कुछ एग्जांपल जैसे हो गया कोयला। कोयला जो है हमारी पृथ्वी पर सीमित हो चुका है। हाँ, भले ही कोयला का निर्माण आज से करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी निर्माण हो रही थी, उस समय पेड़ पौधे, जीव जंतु दब गए, दबने के बाद वो धीरे धीरे लाखों करोड़ों साल हो गया, फिर जो है कोयला का निर्माण हुआ। तो बोलने का मतलब है कि अनवीकरणीय मतलब ये हो गया कि भाई जो आज हमने यूज कर लिया फिर वो हमको कल नहीं मिलेगा, ठीक है। और नवीकरणीय का मतलब हो गया आज अवेलेबल है तो कल भी होगा, परसों भी होगा, उसको बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। और एक आता है अनवीकरणीय, वो तो हमने समझ लिए, जो फिर से वापस उसको नहीं लाया जा सकता है। और एक है चक्रीय संसाधन। चक्रीय संसाधन ऐसा है, नाम से ही लग रहा है कि भाई वो रोटेशनल घूमेगा, एक बार ये बना, फिर एक बार वो बना, फिर दूसरा बना, फिर लास्ट में वही बन गया, ठीक है। तो उसको बोलते हैं चक्रीय संसाधन। कोई ऐसा संसाधन जो घूमते घूमते फिर वही रूप में आ जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं चक्रीय संसाधन। आगे बढ़ते हैं प्राकृतिक संसाधन। देखिए डेफिनेशन अभी हमने कहा था, फिर एक बार और देख लीजिए। प्राकृतिक संसाधन जो है वैसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना अधिक संशोधन के उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे जल, मृदा, खनिज, वन और वायु। मतलब प्राकृतिक संसाधन मतलब ये हो गया कि भाई जो प्रकृति ने हमें दिया और उस चीज़ को हम कुछ सुधार नहीं कर रहे हैं, जिससे सिर्फ वो उस चीज़ को जो स्वतंत्रतापूर्वक प्रकृति ने दिया उसका हम यूज कर रहे हैं बिना कोई उसमें संशोधन किए, ठीक है। जैसे क्या हो गया, जल हो गया, पानी पी रहे हैं, या फिर मिट्टी हो गया, खनिज हो गया, वन हो गया, वायु जो हम जिसके माध्यम से हम श्वास लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है प्राकृतिक संसाधन का मतलब डेफिनेशन हो सकता है कि कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमने आपको भली भांति जो है प्राकृतिक संसाधन से रूबरू कराया। अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब आगे क्या है, आगे है वास्तविक संसाधन। वास्तविक संसाधन वैसे संसाधन जो वास्तविक संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है और जिनका उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी, झारखंड में कोयला, बॉक्साइट सभी वास्तविक संसाधन है। मतलब इसमें ये हो गया कि भाई मुझे अंदाज़ा है कि इस क्षेत्र में इतना कोयला मिलेगा, मुझे अंदाज़ा है कि इस क्षेत्र में इतना बॉक्साइट मिलेगा, वैज्ञानिकों ने उसका आंकड़ा निकाल लिया, तो वो हो गया एक वास्तविक संसाधन, ठीक है।
जिसका हमको परफेक्शन के साथ हमको उस चीज़ के बारे में नॉलेज है, तो वो हो गया वास्तविक संसाधन। ठीक है, आगे क्या है भाई? आगे हमारा ये है संभाव्य संसाधन, जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि अभी हमारी टेक्नोलॉजी उतनी उन्नत नहीं हुई है जिससे कि हम इस संसाधन का इस्तेमाल कर सकें। वैसे संसाधन संभाव्य संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं है और जिनका उपयोग वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में किया जा सकता है। वर्तमान में प्रौद्योगिकी का स्तर संभवतः इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम, देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है, अब बहुत बार पेपर में आउट हुआ। लद्दाख में यूरेनियम, केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला मोनाजाइट संभाव्य संसाधन के उदाहरण। देखिए संभाव्य थोड़ा मिस्टेक है, देख लीजिएगा, संभाव्य भाव में आकार होगा। संभाव्य संसाधन के उदाहरण है 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति वाली पवनें एक संभाव्य संसाधन थी, किंतु आज वे वास्तविक संसाधन है। देखिए यहाँ एक चीज़ कितना अच्छा दिया है कि आज जो हम जिस पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं वो पवन ऊर्जा आज से तकरीबन 200 साल पहले अगर देखें तो क्या पवन ऊर्जा का हम लोग इस्तेमाल कर पा रहे थे? दैट्स मीन आज से 200 साल पहले अगर पवन ऊर्जा का किस संसाधन में हम लोग कैटेगराइज करके रखते तो उसमें हम लोग बोल सकते थे कि भाई यह संभाव्य संसाधन का एक एग्जाम्पल है पवन ऊर्जा। ठीक है, लेकिन अगर अभी के सिनारियो में देखें तो पवन जो है अभी के सिनारियो में एक वास्तविक संसाधन है, क्योंकि उसका हम भली बात ही उसका यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी आज जैसे जैसे आएगी और उस चीज़ को हम लोग यूज करते जाएंगे, उसका प्रयोग करेंगे अच्छे ढंग से, तो वो एक वास्तविक संसाधन बन जाता है। अगर प्रयोग नहीं कर पाएँ लेकिन हाँ अंदाज़ा लगा पाएँ कि भाई इन फ्यूचर इसका यूज हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे संभाव्य संसाधन। जैसे हम लोग देख सकते हैं 2G आया, पहले 2G के बाद 3G आया, फिर 4G आया, अभी 5G का सीज़न है। अचानक से 2G से 5G तो नहीं आया ना, यानी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे जब डेवलप हो रही है तो उसके हिसाब से धीरे धीरे वो आगे भी बढ़ रही है। अब जिसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अभी हम लोग जैसे बोल सकते हैं कि भाई 6G, तो अभी के टाइम में 6G एक संभाव्य संसाधन है और 5G क्या है? वास्तविक संसाधन है। लेकिन यही कुछ साल पहले 5G क्या था? संभाव्य संसाधन, वास्तविक संसाधन नहीं था। समझे? मतलब कुल मिला के बात ये करें कि जिस चीज़ का हम अभी यूज कर पा रहे हैं वो वास्तविक संसाधन है, जो यूज नहीं कर पा रहे हैं फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, तो उसको संभाव्य संसाधन कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे क्या है? उत्पत्ति के आधार पर अजैव संसाधन और जैव संसाधन। अब उत्पत्ति के आधार पर अजैव मतलब जो निर्जीव है और जैव मतलब जिस पर जीवन है। ठीक है, अजैव संसाधन में क्या आ जाएगा भाई? मृदा, चट्टान, हवा, जल आदि। और जैव संसाधन में पौधे, जंतु, मानव, ये सब जैव संसाधन। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, ये जो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन है। ठीक है, उपयोग के आधार पर नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जो हम लोग अभी पढ़ लिए, समझ लिए। ठीक है, नवीकरणीय क्या है? वैसे संसाधन जो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं जिनका शीघ्रता से नवीकरण हो जाता है। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल अगर हम ले लेंगे तो जल हो गया, क्या हो गया? जल हो गया, मिट्टी हो गया, वन हो गया, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा तो आप देख सकते हैं धूप हर रोज़ खिलती है ना, सूरज पूरब से उगता है, कितना हम लोग बोलते हैं ना, तो सूरज की रोशनी कभी ख़त्म नहीं हो सकती, वो हर दिन वो आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। ठीक है, पवन ऊर्जा का हाल भी वही है। तो ये सब जो क्या हो गया, एक नवीकरणीय संसाधन है, मतलब जिसका आज यूज किए कल भी उसका यूज कर सकते हैं, परसों भी उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नवीकरणीय। और अनवीकरणीय नहीं कर सकते हैं भाई, तो अनवीकरणीय में क्या क्या आ जाएगा? पेट्रोलियम आ जाएगा, उसके साथ साथ कोयला आएगा, उसके बाद प्राकृतिक गैस। ये सारी चीज़ें जो है ना हमारी पृथ्वी पर सीमित है इसका भंडारण। ठीक है, इसका निक्षेप जो है सीमित है। जैसे धनबाद में अगर कोयला पाया जाता है तो कोयला क्या ख़त्म नहीं होगा, एक लिमिट है भाई, वो उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, जिसको पुनः वापस नहीं लाया जा सके। आगे बढ़ सकते हैं। चक्रीय संसाधन, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिसका प्रयोग या उपयोग बार बार किया जाता है, चक्रीय संसाधन कहलाता है। जैसे जल चक्रीय संसाधन आप कैसे समझेंगे? जैसे जल का यूज हम लोग बहुत रूप में करते हैं, जैसे हम लोग आइसक्रीम बना के खाते हैं, या फिर उसको बर्फ़ बना के उसका दूसरा कोई कुछ यूज करते हैं।
बर्फ़ से पानी, पानी से बर्फ़, बर्फ़ से पानी, पानी से बर्फ़, मतलब पानी का यूज हर जगह हो रहा है ना भाई। तो इसलिए बोलते हैं उसको चक्रीय संसाधन, हर जगह हर रूप में हो रहा है, फिर उसको दोबारा पुनः पहले वाले रूप में भी लाया जा सकता है, ठीक है। इसलिए चक्रीय संसाधन मतलब ये सर्कल टाइप पर बोल सकते हैं कि ऐसे 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 हो रहा है, फिर वापस से फिर वैसे वैसे हो रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है भाई, वितरण के आधार पर सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। सर्वव्यापक नाम से ही जैसा लग रहा है, ठीक है, जो हर जगह पाया जाए, ठीक है, उसको सर्वव्यापक बोल सकते हैं। जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं सर्वव्यापक संसाधन कहलाता है। जैसे वायु, वायु पृथ्वी में हर जगह पाया जा रहा है, जहाँ जहाँ पाया जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, ये सर्वव्यापक है, हर जगह मिल रहा है। उसके बाद स्थानिक संसाधन, स्थानिक संसाधन में वैसा संसाधन होता है जो किसी खास जगह पर मिलती है, हर जगह नहीं मिल सकती, उसको बोलते हैं स्थानिक संसाधन। जैसे लौह अयस्क, तांबा, ये जो है हमारी पृथ्वी में हर एक जगह अवेलेबल नहीं है। कुछ कुछ जगह है जहाँ अवेलेबल है, कुछ कुछ जगह है जहाँ अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो जहाँ अवेलेबल है उसको स्थानिक संसाधन कहेंगे, जहाँ अवेलेबल नहीं है तो उसका स्थानिक संसाधन नहीं कहेंगे, और जो हर जगह उपलब्ध हो उसको सर्वव्यापक संसाधन बोलेंगे, ठीक है। मतलब जो है मेनली अगर देखा जाए तो संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ लिए कि भाई एक मानव निर्मित संसाधन और एक प्राकृतिक संसाधन, मेनली तो दो ही है। फिर उसको धीरे धीरे कैटेगराइज कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग धीरे धीरे विकसित हो रहा है, प्रौद्योगिकी की नया नया आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे क्या है, मानव निर्मित संसाधन में हमने देखा भाई, बहुत अच्छे ढंग से समझा इसको कि मानव निर्मित संसाधन क्या है, ठीक है। मनुष्य अपनी, देखो मानव निर्मित संसाधन, मनुष्य जो है कोई भी संसाधन अगर बनाएगा तो क्या वो दूसरा कोई यूज करेगा, नहीं, वो खुद के यूज के लिए बनाता है। ये भी एक मतलब एक पॉइंट निकल के आ गया कि मानव निर्मित संसाधन वैसा संसाधन जो मनुष्य जिसका प्रयोग करता हो, या और इसलिए वो उसका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया जाता हो, तो उसको बोलते मानव निर्मित संसाधन। मतलब ये ऐसा संसाधन है जो मनुष्य जो है किसी भी चीज़ का पृथ्वी पर अगर कुछ कर रहा है या रिसर्च कर रहा है तो वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है, न कि दूसरे के फ़ायदे के लिए, ठीक है। मेरे बोलने का मतलब यही हुआ कि भाई मानव निर्मित संसाधन अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, अपने लिए, उसको बोलते हैं मानव निर्मित संसाधन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने बताया था कुछ देर पहले। मानव संसाधन, मानव स्वयं में एक संसाधन है। देखिए ये पहले भी बताए थे, अभी यहाँ पर पॉइंट में आ गया। मानव को संसाधन उसकी संख्या, शारीरिक व मानसिक शक्ति बनाती है। शारीरिक और मानसिक शक्ति का विकास शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य एवं कौशल की सहायता से होता है। इनकी सहायता से ही मनुष्य नई वस्तुओं का निर्माण करने में के लायक बनता है। देखिए मानव एक खुद में संसाधन है। बहुत सारे ऐसा कंट्री है जो मनुष्य के कौशल विकास के लिए सरकार कई तरह की परियोजनाएं लाती है, और जो उस देश के नागरिक होते हैं उसको सिखाया जाता है ताकि जो है नई नई चीज़ें जो है आ सके, ठीक है। जैसे उसे अच्छी शिक्षा देना, नई नई टेक्नोलॉजी से रूबरू करवाना, अच्छे स्वास्थ्य देना, अच्छा कौशल देना, अच्छा स्किल डेवलपमेंट करना ताकि वो चीज़ वो कर सके। कौशल विकास है तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वर्ष 2016 ईस्वी से चल रही है। देखिए ये हमारे इंडिया की बात है कि कौशल विकास। अब भाई ये कौशल विकास क्या है, स्किल डेवलपमेंट। स्किल की बात करें कि स्किल जो है तभी आपकी डेवलप होगी जब आप कुशल होंगे। समझे बात को, नहीं समझ पाए। एक होता है कौशल जिसका अभी हम जिक्र कर रहे हैं, और एक होता है कुशल। तो अगर मैं जिस कार्य के लिए कुशल नहीं हूँ तो क्या मेरी स्किल डेवलपमेंट होगी, नहीं होगी, ठीक है। मेरे बोलने का मतलब ये है कि ये जो कौशल है ना, ये कुशल और कौशल दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भाई जो कुशलता से कार्य करेगा उसका स्किल डेवलपमेंट होगा, जो कुशलता से कार्य नहीं होगा हो सकता है उसका स्किल डेवलपमेंट ना हो या फिर वो बीच में छोड़ दे। तो सरकार जो है एक योजना लाई 2016 में, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसके तहत
बहुत सारे जो बेरोज़गार हैं उनको स्किल डेवलपमेंट किया जाता है और फिर बाद में उसको रोज़गार से जोड़ा जाता है। ठीक है, इसमें स्किल डेवलपमेंट से बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जैसे कंप्यूटर प्रशिक्षण देना, सिलाई कढ़ाई बुनाई, ये सब क्या है, स्किल है। स्किल जब आप उस चीज़ को सीख जाएंगे तो आप खुद से पैसा कमा सकते हैं, आपको खुद से रोज़गार कर सकते हैं। ठीक है, तो 2016 में ये डेट इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। सतत पोषणीय विकास, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के द्वारा संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। देखिए, सतत पोषणीय विकास ये बहुत इम्पोर्टेंट है, न सिर्फ जेटेट और सीटेट के लिए, बाकी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट जो पीसीएस का तैयारी कर रहा है उसके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सतत पोषणीय विकास मतलब जो संसाधन अवेलेबल है, जो हम लोग बात किए अभी कि प्राकृतिक संसाधन जितने सारे हैं जो हमें प्रकृति ने दिया, तो उसका यूज जो है हम उतना ही मात्रा में करेंगे जितना में हमारी मतलब ये पूरी हो सके, हमारी नीड, हमारी जो ज़रूरत है वो पूरी हो सके। फिर हम उसको जो है फ्यूचर के लिए, मतलब हम आने वाली पीढ़ी के लिए उसको जमा करके रखें। जमा मतलब क्या, जो अवेलेबल है उसको सिर्फ बचा के रखें। ठीक है, उसको बोलेंगे हम क्या, सतत पोषणीय विकास। ठीक है, देखिए कि डेफिनेशन भी बहुत अच्छे ढंग से दिया गया है। एनसीईआरटी के एज इट इज़ मतलब डेफिनेशन है। ठीक है, संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। देखिए, संसाधन को संरक्षण करना भी ज़रूरी है ना, तो संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं भाई? प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके जो हम लोग खर्च कर रहे हैं, जो चीज़ को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल से यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसको क्या करें, रिसाइकल करने की कोशिश करेंगे। तो रिसाइकल करेंगे तो उसका संरक्षण होगा। मतलब रिसाइकल अगर कोई चीज़ का हम कर रहे हैं तो जो हम लोग कल यूज़ करने वाले थे बिना रिसाइकलिंग किए हुए, तो वो मेरा बचेगा और वो जो बचेगा किसी और के काम में आएगा। बोलने का मतलब ये है कि भाई संरक्षण करना भी ज़रूरी है, तब हम आगे पीढ़ी के लिए कुछ बचा सकते हैं। और इसका अर्थ ये नहीं कि संसाधन का हम बचाएंगे, आगे पीढ़ी खाएगी बैठ के। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी ना करें। जैसे पानी भी एक क्या है, पानी भी एक एग्जांपल ले सकते हैं पानी का कि चलो भाई पानी अगली पीढ़ी के लिए भी बचा के रखना है। पानी को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि भौमिक जल जो है, भू जल स्तर बहुत नीचे चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पीना ही छोड़ दें, पानी पीना ही छोड़ दें। पानी पीना छोड़ देंगे तो हम खुद इस मतलब प्रेजेंट टाइम में खुद मर जाएंगे, तो फिर आगे के लिए क्या बचा के रखेंगे। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपको जितना में हो रहा है उतना यूज कीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। नेक्स्ट पीढ़ी हमारी उस संसाधन का इस्तेमाल करेगी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है भाई, संसाधन संरक्षण, जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि संसाधन का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है, ताकि हमारी पीढ़ी उसका इस्तेमाल कर सके। इसलिए तो सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है कि उसमें देखिए कोई भी चीज़ अगर होता है ना पूरे वर्ल्ड में, तो उसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है, कोई कमेटी का निर्माण किया जाता है और वो सोचती है इस विषय पर कि हमारी पृथ्वी को कहाँ कहाँ से हानि पहुँच रहा है। मानव की गतिविधियाँ तेज़ी से बढ़ रही है, जिस वजह से हमारे इकोसिस्टम, हमारे पर्यावरण दूषित हो रही है। तो उसके बचाव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो विकसित और विकासशील देश हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं वो साथ में इकट्ठा होते हैं और कुछ नया परियोजना का नाम दे देते हैं, कोई कमेटी का गठन करते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। और उनका लक्ष्य क्या होता है कि भाई अपने अपने देश में अपने अपने लोगों को जागरूक करो कि सतत पोषणीय विकास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो उसके बारे में जागरूक करो, ताकि लोग जो है उसका यूज़ अच्छे ढंग से कर सकें। ठीक है, तो ये हो गया। तो संसाधन संरक्षण करना अति आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधनों का व्यापक स्तर पर उपभोग न करके उसे नवीकरण होने तक समय देना, अर्थात समझदारी पूर्वक उपयोग करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और पारितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। हमारा
कर्तव्य क्या होना चाहिए? देखिए, हमारा सबसे पहला कर्तव्य क्या होना चाहिए? अगर हम भारत के नागरिक हैं या फिर इस पृथ्वी के निवासी हैं तो हमारा परम कर्तव्य क्या होना चाहिए? हमारा परम कर्तव्य ये होना चाहिए कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय करना होगा। तो जितने भी नवीकरणीय संसाधन का उपयोग है वो सतत पोषणीय करना होगा। मतलब अभी यूज कर रहे हैं तो फ्यूचर के लिए बचा के भी उसको रखना ज़रूरी है। ठीक है। अगला पॉइंट है पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। जीवन की विविधता, देखिए पृथ्वी पर सिर्फ मनुष्य नहीं है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पेड़ पौधे, अलग अलग प्रजातियां हैं। बहुत सारे ऐसी प्रजातियां आप देखे होंगे जो लुप्त हो रही है। तो हमारा कर्तव्य यह है, क्योंकि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, मनुष्य के पास बुद्धि है, तो वो समझ सकता है कि हमारी पारितंत्र, हमारा जो इकोसिस्टम है कैसे इफ़ेक्ट हो रहा है, कैसे प्रभावित हो रहा है। तो उस चीज़ को हम लोग कैसे मतलब संतुलित बना सकें। अगर कोई जीव जंतु मर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको संरक्षित करते हैं। जैसे पूरे विश्व में बाघों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। तो पर्यावरण एक ऐसा चीज़ है, मतलब इकोसिस्टम एक ऐसा चीज़ है जो डिपेंडेंसी है, हम आपके ऊपर निर्भर है, वो किसी और पर निर्भर है। तो अगर उसमें से किसी 1 2 3 को अगर मार दिया जाए तो फिर उस सर्कल जो चेन है वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। जब टूटेगा तो उसका इफेक्ट कहाँ होगा? हमारे इकोसिस्टम में, हमारे पर्यावरण पर होगा। ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। प्राकृतिक रूप से जो हमें मिल रही है, जैसे वायु मिल रही है हमें प्राकृतिक रूप से, उसको क्या करेंगे भाई? उसका पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। तो पर्यावरण को अगर हम हानि कम पहुंचाएंगे तो हम वायु को अच्छे ढंग से यूज कर पाएंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। सतत विकास की मूल अवधारणा पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो 1992 ईस्वी को समाहित किया गया। मैंने अभी जिक्र किया था कि जब पूरे विश्व को ये एहसास होता है कि हमारी पृथ्वी संकट में आने वाली है, तो उस समय विभिन्न देशों के प्रतिनिधि जमा होते हैं। जैसे ये पृथ्वी सम्मेलन हुआ, इसमें बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। और ये किस जगह पर? रियो डी जेनेरियो। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद कर लीजिए कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन 1992 ईस्वी में हुआ था। वो कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो, जो कहाँ है? ब्राज़ील में। ठीक है, यहाँ पर हुआ था। ये भी याद कर लीजिए कहाँ पर हुआ था? ब्राज़ील में। तो सतत विकास की मूल अवधारणा, जो मेन कॉन्सेप्ट है सतत विकास, सतत पोषणीय विकास का जो सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, उसको जो है इसमें समाहित किया गया। तो उसमें क्या कहा गया भाई? ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना, कि जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ, पृथ्वी के विषय में क्या क्या चीज़ें उसमें सम्मिलित किया गया। उसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें से हम लोग कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए 2015 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ, देखिए ये होता है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक वैश्विक संगठन है जो विश्व में सुख शांति, मतलब ये चाहती है, जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, कि विश्व में झगड़ा झाटी ना हो, शांति व्यवस्था बनी रहे और अपना जीवन यापन करे। ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक कमांडिंग है। मतलब जैसे हम लोग क्या, हम अगर हमारे ऊपर कोई ज़्यादती करता है, हमारे ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती करता है, तो हम लोग कहाँ जाते हैं? थाना जाते हैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए, ताकि हमारे साथ न्याय हो। तो विश्व में अगर ऐसी ही कोई स्थितियाँ अगर एक देश दूसरे देश के ऊपर करने लगे, तो हो सकता है जो कमज़ोर राष्ट्र है वो दूसरे देश का मुकाबला ना कर सके। तो वो कमज़ोर देश यूएनओ के पास अपनी गुहार लगाता है कि मेरे साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है। फिर यूएनओ के जो प्रतिनिधि हैं उस पर कार्रवाई करते हैं। ठीक है। तो ये एक वैश्विक संगठन है। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? ना अमेरिका में। सभी सदस्य देशों को 2030 तक, देखिए 2015 ईस्वी में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए 2015 ईस्वी में यूएनओ के सभी सदस्य देशों को 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लक्ष्य प्राप्त करना है। इसके अंतर्गत 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। जो इनमें महत्वपूर्ण कौन कौन है? देखिए, सबसे पहली बात, 1992 ईस्वी से पहले सब इस बात को नहीं जानते थे कि हमारी पृथ्वी को क्या क्या मतलब हानि पहुंच रही है। और पृथ्वी को हानि पहुंचेगी, दैट्स मीन
हमारे ऊपर भी तो हानि पहुंचेगी ना। यानी 1992 में जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ, उसी समय जो है एहसास किया गया कि हमारी पृथ्वी को बचाना है। ठीक है, फिर 2015 में ये बात सामने आती है कि नहीं भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कुछ होना चाहिए। तो इन्होंने गोल रखा कितना, 17 गोल रखा कि भाई 2030 तक सभी सदस्य देश जो यूएनओ के मेंबर हैं उसको जो है ये कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसमें से 17 लक्ष्य में सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्या है, सभी देशों का ये परम कर्तव्य है कि भाई वो आप अपने देश में गरीबी को सभी रूपों में समाप्त करना। ये भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है कि गरीबी को समाप्त करो अपने अपने स्तर पर। सभी को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। देखिए, खाद्य सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग तो खाना उपज कर रहे हैं लेकिन उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं ताकि फ्यूचर में उसका यूज हो सके, तो ये भी एक नुकसानदायक है। तो सभी कंट्री को जो है, सभी देशों को ये इस लक्ष्य में ये भी निर्धारित किया गया कि खाद्य सुरक्षा आप उपलब्ध कराना होगा। तीसरा है सभी को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। देखिए, स्वास्थ्य सुविधा 2015 में आया ना, तो स्वास्थ्य सुविधा बहुत सारे ऐसे कंट्री है जो, जैसे हमारे इंडिया में आयुष्मान कार्ड निकल गया कि आप इतना से इतना लाख तक आप फ्री में इसका इलाज करा सकते हो। तो ये क्या हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को बढ़ावा दिया। कौन, भारत सरकार ने। आगे क्या है भाई, सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। इसके लिए भी आया था और इसके लिए भी चलता भी है। हमारे संविधान में इसका प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है तो देना है। उसके लिए बुक्स भी मिलते हैं। आप जब सरकारी स्कूल में जाएंगे तो आपको फ्री में बुक्स दिया जाएगा, बुक्स पढ़ो। आपको यूनिफॉर्म दिया जाएगा, आपको खाने के लिए खिचड़ी मिलता है वहाँ, मतलब दोपहर मिड डे मील मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें से शिक्षा भी एक है। देखिए, शिक्षा आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, जो मेन पॉइंट है जो JCRT और NCERT में दिया है कि भाई सबसे पहले शिक्षा चाहिए, फिर स्वास्थ्य चाहिए, कि खाद्य सुरक्षा चाहिए, फिर गरीबी को मिटाना पड़ेगा। तो ये 4 आप याद कर लीजिए, 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो NCERT में दिया हुआ है। ऐसे तो लक्ष्य कितना है, 17 है, लेकिन हमको कितना याद करना है, 4 ही याद करना है। तो 4 तो याद कर सकते हैं, एक दूसरे को जोड़ लीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और गरीबी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, मानव जीवन का क्वालिटी। भाई क्वालिटी कैसे बढ़ेगा, अभी हमने जिक्र किया कि भारत सरकार ने 2016 से कौशल विकास के लिए काम करना शुरू किया है। तो मनुष्य में अगर क्वालिटी लाना है तो मनुष्य को उस लेवल का बनाना पड़ेगा ना, तभी तो मनुष्य में गुणवत्ता आएगी। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की जैव विविधता का संरक्षण करना। हमारे पृथ्वी में जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी बहुत सारा है। बहुत छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, तो इनको क्या है, संरक्षित करना है। बहुत जगह आप सुने होंगे तितली पार्क खुला। तितली पार्क क्यों ओपन हुआ, ताकि तितलियों को संरक्षित करके रखा जा सके। वैसा परिस्थिति या वैसा माहौल क्रिएट किया गया उस खास जगह पर, ताकि वहाँ तितली आ सके और रह सके। तो वो भी एक संरक्षण का तरीका हो गया। प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग, जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, नेचुरल जैसे कोयला हो गया, बहुत सारे मिनरल्स हो गए, उसका भी यूज हमको कैसे करना है, मतलब सही डायरेक्शन में करना है। ये नहीं कि भाई हमको मिल गया तो बहुत सारा यूज करने लगे। पानी मिल गया तो पानी का बर्बादी कर रहे हैं। जितना में हमारी आवश्यकताएं पूरी हो गई उतना न छोड़ के हम उसका बहुत भारी मात्रा में यूज करने लगे। ठीक है, तो ये भी एक हो गया। फिर आगे क्या है, सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण। ये भी इम्पोर्टेंट है। सांस्कृतिक विविधता पूरे पृथ्वी पर जितने भी हमारे कंट्री हैं सब में अलग अलग सांस्कृतिक विविधता है। हमारे यहाँ कल्चर कुछ और है, बाकी दूसरे देश में कल्चर कुछ और है, तो इसको भी जो है संरक्षण करके रखना है। उसके बाद संसाधनों का पुनः उपयोग। संसाधनों का पुनः उपयोग, तो अगर हम संसाधनों का पुनः उपयोग अगर कर रहे हैं तो हम ये सीधे तौर पे ये बोल सकते हैं कि भाई वो नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, मतलब अगर हम अभी यूज कर रहे हैं, अगर फिर से यूज करना है, दैट मीन वो रिन्यूएबल एनर्जी है।
ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। संसाधनों का पुनः उपयोग हो गया। उसके बाद पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। तो जैसे व्यक्तिगत व्यवहार मतलब क्या, हम एक दूसरे को क्या करते हैं, व्यवहार के मतलब क्या बोलते हैं उसको, अवेयरनेस के तौर पर समझाते हैं कि भाई ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। वो प्रैक्टिकली हम लोग दिखाते भी हैं कि नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब इको हमारे पर्यावरण के लिए अगर कोई भाई, जैसे हम किसी को समझाएंगे व्यक्तिगत तौर पर, तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए। हम ये भी समझा सकते हैं कि किसी खास क्षेत्र में 100% में 33% भाई पेड़ पौधा होना चाहिए, जो कि इंडिया में नहीं है, हमारे इनफैक्ट झारखंड में भी नहीं है। तो ये क्या, ये आंकड़ा ये है कि भाई इतना अगर रह गया किसी क्षेत्र में वन जंगल, तो वो क्षेत्र जो है एक संतुलित है माना जा सकता है, बैलेंस माना जा सकता है। ठीक है। समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। देखिए हमने क्या बोला कि अवेयरनेस, बहुत को मालूम नहीं है कि पर्यावरण को हम कैसे बचाएं, तो इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम है, मतलब जागरूकता अभियान है। जागरूकता अभियान चलाइए, फिर लोगों को समझाइए कि भाई ऐसा ऐसा है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, तभी आप पर्यावरण को बचा सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़िए। संसाधन भूगोल का जनक जिमरमैन को कहा जाता है। देखिए ये कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट है ना जिसको आप मतलब समझ के याद नहीं रख पाएंगे, आपको रट्टा मार के ही याद करना है। ठीक है, जहाँ कॉन्सेप्ट की बात है वो तो हम समझ लिए, लेकिन जहाँ कॉन्सेप्ट की बात नहीं है तो उसको आपको याद करना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, संसाधन भूगोल का जनक जिमरमैन को कहा जाता है। जिमरमैन आप कैसे भी याद कीजिए, ट्रिक्स लगा लीजिए, बेहतर होगा, ट्रिक्स लगा लीजिए। और ट्रिक्स भी तभी साथ देता है जब आप उसको बार बार पढ़ेंगे, समझे। तो ये पहला चैप्टर संसाधन का कंप्लीट हो गया है। दूसरा चैप्टर फिर नेक्स्ट डे शुरू करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा और ये व्हाट्सएप ग्रुप में, और दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, वहाँ से आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।